क्योंकि उस दिन के बाद उस तरह के तोहफे आना शुरू हो गए थे और फिर एक दिन वो खुद चला आया। उसे देखकर मेरी खुशी की इंतहा ना रही थी। हम दोनों के दरमियान मुलाकातों का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो गया था। वो चाहता था कि मैं इज्जत की जिंदगी गुजारूं और इस नाच गाने से निकल आऊं। वह भी यही चाहती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी की बात की, पर वो निकाह के लिए राजी हो गया। मेरे लिए इससे बढ़कर और क्या हो सकता था कि मुझे हमेशा के लिए तहफ़्फ़ुज़ मिलने वाला था। और फिर एक दिन उसने खामोशी से मुझसे निकाह कर लिया। मैं अब उसके घर जाना चाहती थी और इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी। उसने कहा कि वो अगले ही दिन मुझे अपने साथ ले जाएगा। मैंने अपना सारा घर लॉक किया, कुछ जरूरी सामान बांधा और उसका इंतजार करने लगी। रात के अंधेरे में वो मुझे लेने के लिए आ गया। वो मुझे लेकर एक बहुत दूर दराज इलाके में पहुंच गया। वहाँ एक छोटा सा घर था। मैं उसके अंदर दाखिल हुई तो कुछ हैरान हुई, क्योंकि काफी औरतें बुर्का पहन कर बैठी थी। घर के अंदर बुर्का पहनी औरतों को देखकर मैं हैरान रह गई। मेरे शोर तो मेरे पीछे अंदर ही नहीं आया था। वो गाड़ी लॉक करने के लिए रुका था। बोलते मुझे जबरदस्ती कमरे में लेके और फिर मेरी जान निकल गई। मेरी चीखों से सारा घर गूंज उठा था। 2 घंटे मैंने असियत में गुजारे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो अपनी खुशी से अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अबरार से शादी की थी, लेकिन न जाने वो कहाँ चला गया था। मुझे इन औरतों के रहमो करम पर छोड़ गया था। वो औरतें मुझ पर तशद्दुद कर रही थी और मुझसे ऐसे सवालात पूछ रही थी जिनके जवाब मेरे पास नहीं थे। जब उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी तो उनमें से एक बुर्का पोश औरत ने किसी का फोन मिलाया और कहने लगी, अबरार ये औरत इतनी सीधी नहीं है। तुम इसे मासूम कह रहे थे, ये जुबान खोलने को भी तैयार नहीं है। हम इस पर हर तरह का तशद्दुद कर चुके हैं, अब तुम आकर इसकी जुबान खुद खुलवाओ। उस औरत के मुंह से अबरार का नाम सुनकर मेरा माथा ठनका और मैं सोचने लगी कि ये अबरार आखिर मुझसे क्या चाहता है। उसने मुझसे शादी क्यों की थी? मुझे तो लगा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, इसीलिए उसने मुझसे निकाह किया है। मगर अब मुझे समझ आ रहा था कि असल बात को कुछ और थी। वो औरतें पिछले 2 घंटे से मुझसे जिस तरह के सवाल कर रही थी, मुझे उनका जवाब नहीं मालूम था। और अगर अबरार भी मुझसे यही सच जानना चाहता था तो मैं उसे भी कोई जवाब नहीं दे सकती थी। कुछ देर गुजरी, कमरे का दरवाजा खुला। अबरार अंदर दाखिल हुआ और उसने उन 6 औरतों को बाहर जाने का इशारा कर दिया। वो 6 की 6 औरतें बाहर निकल गई। अबरार मेरे पास आकर बैठा और कहने लगा, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करना चाहता। अगर तुम इन औरतों को शराफत से हर बात बता देती तो तुम्हें इतना तशद्दुद बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। मैं तुमसे सच में मोहब्बत करता, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, इसलिए यहाँ से चला गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तुम इतनी मक्कार निकलोगी कि इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगी। मैंने रोते हुए अबरार से कहा, तुमने मेरे साथ धोखा किया। शादी के नाम पर तुमने मुझे इन औरतों के हवाले कर दिया। ये क्या पूछना चाहती है? मुझे सच में इल्म नहीं है। मैं नहीं जानती कि वो कौन सा राज है जो ये मुझसे उगलवाना चाहती है। मैं तो इज्जत की जिंदगी गुजारना चाहती थी, इसीलिए तुम्हारी मोहब्बत पर एतबार कर बैठी। लेकिन तुमसे अच्छे तो वो मर्द है जो मुझे पैसे देकर नाचने के लिए तो बुलाते हैं। कम से कम वो मेरा भरोसा तो नहीं तोड़ते ना। मेरी बात सुनकर अबरार कुछ लम्हों के लिए खामोश हो गया। मेरे जख्मों से रस्ते खून को उसने अपने हाथ में पकड़े रुमाल से पोंछा और कहने लगा, मैं भी सच में तुमसे मोहब्बत करता, लेकिन अपने फराइज और जिम्मेदारियों की वजह से मजबूर हूँ। मुझे तुम्हारे पीछे इसलिए लगाया गया था ताकि मैं तुमसे वो राज हासिल कर सकूं जो राज तुम्हारी माँ ने मरने से पहले हमें नहीं बताया। लेकिन तुम भी अपनी माँ की तरह ही बात पक्की हो। मैंने अबरार से कहा, मुझे सच में नहीं मालूम कि तुम लोग किस फाइल की बात कर रही हो। ना ही मैंने अपनी माँ के पास कभी कोई सुर्ख रंग की फाइल देखी है और ना ही मैं और मेरी माँ पढ़े लिखे थे कि हम किसी के घर से कोई फाइल चुराते। पता नहीं क्यों तुम लोग हम पर इल्जाम लगा रहे हो। हम नाचने वाले जरूर हैं मगर चोर नहीं है। मेरी बात सुनकर अबरार हंसा और कहने लगा, तुम्हारी माँ इतनी सीधी नहीं थी जितना कि तुम कह रही हो। वो बहुत ही शातिर थी। बड़े बड़े लोगों के घरों में नाचने के लिए जाती थी और उनकी कमजोरियों को अपनी मुट्ठी में दबा लेती थी। ऐसे ही एक वक्त में उसने मिनिस्टर के घर से बहुत अहम फाइल चुरा ली थी। शादी के घर में कोई और उस पर नजर ना रख सका और वो इतनी कीमती फाइल चुरा कर भाग निकली। उस फाइल में बहुत अहम और खुफिया दस्तावेजात हैं जो सरकारी हैं। अगर वो फाइल ना मिली तो बहुत मुसीबत होगी, इसीलिए हम वो फाइल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन मैं तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे घर आया था उस दिन मुझे पता चला कि तुम तारा की बेटी हो, इसीलिए मैंने जानबूझकर तुमसे मोहब्बत का ढोंग रचाया ताकि बातों बातों में तुमसे फाइल के बारे में मालूम कर सकूं। मैंने बहुत बार तुमसे पूछना चाहा लेकिन तुम हर दफा ही बात को खत्म कर देते, इसीलिए मैंने तुमसे निकाह कर लिया ताकि मैं तुमसे राज उगलवा सकूं। लेकिन अब ऊपर से दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है और हमें फाइल के बारे में फौरन जानना,
जब भी मैंने तुम्हें इन लेडी पुलिस ऑफिसर्स के हवाले कर दिया। अगर इन्हें हमारे निकाह का ना पता होता तो ये तुम पर इससे भी ज्यादा तशद्दुद करती और ये राज उगलवा लेते, लेकिन इस निकाह की वजह से इन्होंने मुझे बरवाया। अब तुम खुद मुझे बता दो कि वो सुर्ख फाइल कहाँ है, ताकि तुम्हारी जान बख्शी हो और मैं तुम्हें अपने घर ले जाऊं। अबरार ने बहुत मोहब्बत से मेरे गालों पर हाथ फेरा तो मेरी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे सच में किसी फाइल के बारे में मालूम ही नहीं था। मैं उसे क्या बताती? मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरी माँ ऐसी भी कोई हरकत करती है। मैंने तो कभी उसे कोई कीमती सामान घर लाते नहीं देखा था। अबरार के हर बार पूछने पर मैंने उसे यही जवाब दिया तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और उससे मेरे मुंह पर एक सन्नाटेदार तमाचा दे मारा और कहने लगा, अगर तुमने ये राज ना बताया तो मुझे तलाक देना होगी तुम्हें। अब तुम जेल के सलाखों के पीछे होगी। ये सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और इस डर से कि कहीं वो मुझे तलाक ना दे दे, मैंने झूठ कह दिया कि मुझे उस फाइल का पता है। मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। मैंने उसे कहा कि मेरी माँ ने वो फाइल चुराई जरूर थी, लेकिन वो उस फाइल को घर नहीं लाई थी, बल्कि उसने रास्ते में ही वो फाइल किसी के हवाले कर दी थी। वो कौन था और मेरी माँ ने ऐसा क्यों किया था, ये मैं भी नहीं जानती। मैंने पूरी तरह झूठ कहकर अपनी जान बचाई थी ताकि मेरा रिश्ता बच जाए। मैं उस नाच गाने वाले माहौल में दोबारा नहीं जाना चाहती थी। लोगों की खलीज नजरें इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अबरार के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना चाहती थी। मेरे मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद अबरार ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने घर ले गया, अपनी माँ से मिलवाया और मैं वाकई एक इज्जत की जिंदगी गुजारने लगी। मेरे ससुराल वालों को नहीं मालूम था कि अबरार मुझे कहाँ से लाया है और मैं क्या काम करती थी। मेरी और अबरार की शादी को महीना ही गुजरा था कि एक दिन मैं अपना घर पूरी तरह खाली करने के लिए गई, क्योंकि मालिक मकान चाहता था कि मैं घर की चाबी उसे वापस कर दूं। वो घर किसी नए किराएदारों को देना चाहता था। मैं घर पहुंची तो सारा घर उल्टा पड़ा था। वह जानती थी ये काम अबरार या उसके साथियों का ही है, इसीलिए खामोशी से अपना जरूरी सामान समेटने लगी। अपनी माँ की यादों को जगह करते अचानक ही मुझे अपनी माँ की एक बात याद आ गई। मेरी माँ ने मरते वक्त मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए मुझसे कहा था कि जिंदगी में मैंने बहुत कुछ गलत किया, लेकिन अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहती हूँ और इसीलिए मैंने एक बहुत कीमती चीज हासिल की है जिसके वजह से मेरे सारे गुनाह धुल जाएंगे। उस वक्त अम्मा की बात मुझे वो समझ नहीं आई थी, लेकिन आज माँ के सामान से मरते हुए अचानक ही ये बात मेरे जहन में आई थी कि अम्मा कहीं उस फाइल के बारे में तो बात नहीं कर रही थी। उस फाइल में ऐसा क्या था कि अम्मा के सारे गुनाह धुल जाते? क्योंकि एक फाइल को हासिल करने के लिए मिनिस्टर साहब ने पूरी पुलिस फोर्स को मेरे पीछे लगाया था। यही सब सोचते सोचते मैंने अम्मा का जरूरी सामान बांध लिया और बाकी सब कुछ उसी वक्त कबाड़ वाले को बुलाकर फरोख्त कर दिया। घर पूरी तरह खाली हो गया था। मेरी अम्मा मुझसे हमेशा कहा करती थी कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी याद आए तो अपने अब्बा की तस्वीर को सीने से लगा देना। मैंने दीवार पर लगी अब्बा की तस्वीर पर नजर डाली जो सालों से एक ही जगह टिकी थी। मैंने कभी अब्बा की तस्वीर को सीने से नहीं लगाया था, क्योंकि मुझे अपने अब्बा से बिल्कुल मोहब्बत नहीं थी। मैंने तो कभी उन्हें देखा भी नहीं था, लेकिन आज अम्मा की बहुत याद सता रही थी, इसीलिए मैंने वो तस्वीर उतार कर अपने सीने से लगाई। लेकिन उसी वक्त मेरे 14 तबक रोशन हो गए। उस तस्वीर के पिछले हिस्से में कुछ कागजात लगे हुए थे। फाइल तो नहीं थी, लेकिन कुछ सफ़ात थे। मैंने जल्दी से वो सारे सफ़ात अपने पास छुपा दिए। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब लोग मिलकर यही ढूंढ रहे थे। मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, मुझे जानना था कि इन सफ़ों पर क्या लिखा है, इसलिए मैं खामोशी से अपने घर से निकली, ताला लगाया और अपनी पुरानी दोस्त के पास पहुंच गई, जो बहुत पहले मेरे साथ स्कूल में पढ़ा करती थी। कभी कभार वो मुझसे मिल लिया करती थी, लेकिन अपने घर वालों के खौफ से उसने मुझे से बाकायदा कोई ताल्लुक नहीं रखा था। इत्तेफाक था कि उस वक्त घर पर कोई भी मौजूद नहीं था। वो अकेली ही थी। मुझे देखकर बड़ी खुशी हुई। उसे मेरी शादी की खबर मिल चुकी थी। मैंने जल्दी से उसे वो कागज दिखाए और कहा कि मुझे पढ़कर बताओ उस पर क्या लिखा है। मेरे कहने पर उसने तफसील से वो कागज पढ़ने शुरू किए और मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा। वो मिनिस्टर के सारे काले कारनामों की गठरी थी। अपने ओहदे का फायदा उठाकर मिनिस्टर लड़कियों का कारोबार कर रहा था। इस बात की खबर मेरी माँ को हो गई थी। मेरी माँ ने वो फाइल चुरा ली जिस पर सारी तफसीलात थी कि उन्हें कब कहाँ से अगवा करके कहाँ पहुंचाया गया था। मेरी माँ अपने नाचने के काम को पसंद नहीं करती थी, लेकिन बहुत मजबूरी में वो ये काम कर रही थी। और जब उसे ये लगा कि वो कुछ ही दिनों की मेहमान है, तो अपने गुनाहों को धोने के लिए उसे ये रास्ता नजर आया। उसने ये फाइल चुरा ली ताकि पुलिस के हवाले कर सके, लेकिन इससे पहले ही वो इस दुनिया से चली गई। और अब मैं जान गई थी कि अगर ये फाइल पुलिस वालों को मिल भी गई तो भी कोई मिनिस्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ कानून सच में ही अंधा था। मुजरिमान को सजा नहीं मिलती थी और बेगुनाह का जेल से निकलना मुश्किल था।
میں نے बहुत सोच समझ कर अपने दोस्त की मदद से इन तमाम कागजात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दिया। और फिर वो फाइल देखकर मैं अपने शोहर अबरार के पास आ गया। अबरार मुझे देखकर कहने लगे, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने वो फाइल उनके हाथ में पकड़ाई और उनसे कहा कि आप जिस चीज का पता मुझसे पूछ रहे थे वो ये है, अब अगर आप सच में ही ईमानदार हैं तो मिनिस्टर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाए। वो सब पढ़कर अबरार भी शॉक्ड रह गए थे। उन्हें यही बताया गया था कि ये बहुत अहम कागजात है और इसे खोलने की भी इजाजत नहीं है। लेकिन जब मैंने उन्हें सब कुछ बताया तो उन्होंने सारे कागजात खुद चेक किए और मिनिस्टर साहब के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली। अब आगे इस मामले में क्या होगा क्या नहीं ये हम दोनों नहीं जानते। अबरार पर ऊपर से बहुत प्रेशर है कि इस मामले को दुबा दिया जाए, लेकिन वो ईमानदारी से अब तक अपने फैसले पर कायम है। लेकिन उन्हें कब तक अपने पैरों पर खड़ा रहने दिया जाएगा ये मैं भी नहीं जानती। हमारे मुल्क में ईमानदारी से नौकरी करने को इस कदर मुश्किल बना दिया गया है कि अगर कोई शख्स सही रास्ते पर चलना भी चाहे तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। शायद ये इसीलिए मुल्क में ना ही अमन व अमान रहा है और ना ही इंसाफ।